नाज़रीन, आप यकीनी तौर पे इंसानियत के मोहसिन अब्दुल सत्तार ईदी के नाम और काम से वाकिफ होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब्दुल सत्तार ईदी ने पाकिस्तान की बड़ी फलाही एम्बुलेंस सर्विस का क़याम कैसे किया? जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अब्दुल सत्तार ईदी कौन थे और कैसे उन्होंने एम्बुलेंस सर्विस का आगाज किया, जो कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस बन चुकी है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अब्दुल सत्तार ईदी का ये सफर कैसा रहा, तो आपको हमारी आज की वीडियो मुकम्मल देखनी पड़ेगी। अब्दुल सत्तार ईदी का ताल्लुक बाटवा मेमन बरादरी से था। वो क़याम पाकिस्तान के बाद इंडियन गुजरात से नकल मकानी करके कराची आ गए थे। बिल्किस ईदी के मुताबिक पाकिस्तान आने के बाद इब्तिदा में ईदी साहब शादियों में बर्तन धोने जाते, दूध और अखबार फरोख्त करते और इससे जो भी आमदन होती वो छोटी मोटी फलाही सरगर्मियों पर लगा देते। फलाही कामों से उनकी वाबस्तगी को देखते हुए जल्द ही उन्हें थोड़ा बहुत चंदा भी मिलना शुरू हो गया था। कराची आकर ईदी साहब ने जो पहला काम किया वो ये था कि उन्होंने कराची के इलाके मीठा दर में एक छोटे से कमरे में डिस्पेंसरी कायम की, जहां आसपास के इलाकों बिलखसूस लियारी में रिहाइश पजीर गरीब अफराद को तिब्बी सहूलियात फराहम की जाती थी। बिल्किस ईदी बताती हैं कि ईदी साहब ने सन 1954 में पहली एम्बुलेंस खरीदी। बाज़ तारीखी हवालों के मुताबिक ये सन 1956 था। ईदी साहब ने जो पहली एम्बुलेंस खरीदी थी वो दरअसल एक पुरानी हिलमैन वैन थी जो दूसरी आलमी जंग में इस्तेमाल हुई थी। बिल्किस ईदी के मुताबिक ये वैन 2000 रुपए में खरीदी गई थी और बाद अज़ां इसका इंजन नाकारा होने पर इसमें नया इंजन डलवाया गया था। सन 1957 में जब चीन से एशियन फ्लू की वबा दुनिया भर में फैली तो अब्दुल सत्तार ईदी को बड़े पैमाने पर फलाही काम करने का मौका मिला। बिल्किस ईदी बताती हैं कि इन दिनों कराची में सेहत का निजाम महदूद था। जब फ्लू की वबा आई तो बहुत लोग मरने लगे। ईदी साहब ने 4 पायों वाला कैंप लगाया। वो मरीजों को घरों से लाते थे और सिविल अस्पताल में आते और मरीजों को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम करवाते थे। फैसल ईदी बताते हैं कि ईदी साहब ने शहर में 17 के करीब कैंप लगाए थे, जहां हुकूमत की मदद से लोगों को वैक्सीनेशन की जाती थी और उसके बाद उनका काम बढ़ता ही चला गया। बिल्किस ईदी बताती हैं कि पहले पहल पाकिस्तान से बसों के जरिए लोग हज करने सऊदी अरब बजरिया ईरान जाते थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत थी और कराची से हज पर जाने वाले एक काफिले को एक एम्बुलेंस और एक नर्स की जरूरत थी। फिर क्या था, ईदी साहब ड्राइवर बन गए। मुझे बतौर नर्स और ईदी साहब को बतौर एम्बुलेंस किराया 4-4 हजार रुपए मिले। इन पैसों से हमने थोड़ी बहुत दवाएं खरीदी, क्योंकि सफर में कई बुजुर्ग भी शामिल थे। उन दिनों में हज पर जाने का किराया लगभग 1100 रुपए हुआ करता था। काफिले में मौजूद सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा सामान लिया था, लेकिन ईदी साहब ने मुझे कुछ लेने नहीं दिया। मेरी खाला ने मुझे अचार दिया था, वो मेरे पास मौजूद था, जिससे हम गुजारा कर लेते थे। जब कोयटा पहुंचे वहां बर्फबारी हो गई। ईदी साहब ने मुझे इस रकम से कपड़े भी लेने नहीं दिए थे, सिर्फ 2-3 सादा से जोड़े जो सर्दी की शिद्दत को बर्दाश्त करने के लिए इंतहाई नाकाफी थे। हम लंडा बाजार गए थे, वहां से हमने पतलून और टोपी वगैरह खरीदी और ईरान की जानिब सफर किया। बिल्किस ईदी के मुताबिक इब्तिदा में ईदी साहब के पास बस एक ही एम्बुलेंस होती थी, लेकिन बाद में उनकी लगन और जुनून बढ़ता गया। लोगों ने मदद की और कुछ अरसे में ये तादाद बढ़ती चली गई और आज ईदी साहब की 1500 के लगभग एम्बुलेंसेज हैं जो पूरे पाकिस्तान में काम कर रही हैं। ईदी साहब खुद मौजूद नहीं, मगर उनका काम आज भी जारी है। बिल्किस ईदी बताती है कि ईदी साहब जब भी कराची से बाहर एम्बुलेंस में मैयत छोड़ने जाते थे तो उन्हें साथ ले जाते थे। यही हमारा घूमना फिरना होता था, इसके अलावा ज्यादा कहीं नहीं आते जाते थे। जिस इमारत में ईदी साहब का इब्तिदाई घर था, उस बिल्डिंग में कुछ लड़कियां भी रहती थी। शहर कराची में अब नौजैदा बच्चों के जिंदा या मुर्दा मिलने का सिलसिला काफी हद तक कम हो चुका है और बिल्किस ईदी इसकी वजह माने हमल की अद्वियात की दस्तयाबी और दीगर तरीकाकार को करार देती है, मगर उनके मुताबिक इब्तिदा में सूरत हाल इससे मुख्तलिफ थी। वो बताती है कि इस वक्त उनके पास कई बेऔलाद जोड़ों की दरखास्तें मौजूद हैं जो ऐसे लावारिस बच्चों को गोद लेना चाहते हैं, मगर अब ऐसे अफराद को देने के लिए बच्चे ही नहीं हैं। झूला प्रोजेक्ट के बारे में वो बताती हैं कि पहले पहल कचरे के ढेरों से रोजाना नौमौलूद बच्चों की लाशें या जिंदा बच्चे मिलते थे। इस सूरत हाल पर ईदी साहब रात को बैठकर मुझसे मशवरे करते थे। वो पढ़े लिखे नहीं थे, मैं भी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। फिर एक रोज उन्होंने कहा कि हम झूला लगाएंगे ताकि लोग बच्चों को मारे ना और उन्हें फेंके ना, क्योंकि कुत्ते नौजैदा बच्चों को भंबोड़ कर रख देते थे। हमने अपने सेंटर्स के बाहर झूले लगाए और लोगों को कहा कि बच्चों को इसमें डाल दें, आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा।
ہمارے اس اقدام کی علماء نے بہت مخالفت کی اور ہمیں جہنمی تک قرار دیا۔ وہ کہتے تھے کہ تم دوزخ میں جاؤ گے، ہمیں کافر قرار دینے کے فتوے دیے گئے۔ اس پر ایدھی صاحب نے کہا، مجھے تمہاری والی جنت میں نہیں جانا۔ پاکستان میں ایدھی فاؤنڈیشن کا انتظام عبدالستار ایدھی کے بیٹے فیصل ایدھی اور پوتے سعد ایدھی سنبھالتے ہیں۔ بلقیس ایدھی کے مطابق فیصل نے اپنی اہلیہ کو خواتین کے سینٹرز کی ذمہ داری دے رکھی تھی، جبکہ سعد اور احمد مل کر کام کرتے ہیں۔ فیصل بچوں کی پڑھائی کے بارے میں سوچ رہا ہے اور اس کا میڈیکل یونیورسٹی بنانے کا خیال ہے تاکہ نرسنگ کو پروموٹ کیا جائے۔ وہ ہمارے ڈرائیوروں کو بھی ٹریننگ فراہم کرتا ہے۔ ہم نے انتظام ایسا کیا ہے کہ 10 سینٹروں کا انچارج ایک آدمی کو بنا دیا ہے اور ساتھ میں ہم بھی چکر لگاتے رہتے ہیں۔ ایدھی فاؤنڈیشن عام لوگوں کے چندے سے چلنے والا ادارہ ہے جس نے حکومتوں سے کوئی مدد حاصل نہیں کی۔ بلقیس ایدھی کے مطابق ایدھی صاحب نے کبھی حکومتوں سے کوئی واسطہ نہیں رکھا اور نہ ہی کبھی ان سے پیسے لیے۔ وہ کہتے تھے، بلقیس اگر سرکار سے پیسے لیے تو ان کی پرچیاں آئیں گی، مجھے ان کے آدمیوں کو پالنا پڑے گا، پھر کام نہیں کر سکوں گا۔ ایدھی فاؤنڈیشن اس وقت ایمبولینس سروس کے ساتھ لاوارث بچوں اور بڑی عمر کے افراد کے فلاح کے لیے سینٹرز بھی چلا رہی ہے۔ بلقیس ایدھی بتاتی ہیں کہ ایدھی صاحب نے ایک نقشہ بنایا تھا کہ ہر 25 کلومیٹر کے فاصلے پر گاڑی کھڑی رکھوں گا، وہاں درجی اسکول کھولوں گا اور ایک ڈاکٹر ہوگا جو ایمرجنسی میں مریض دیکھے گا اور اسکول میں دیہاتوں کے بچے آ کر پڑھیں گے، لیکن یہ منصوبہ کامیاب نہیں ہوا۔ کراچی میں اس وقت کئی رضاکار تنظیموں اور حکومت کی ایمبولینس سروس شروع ہو چکی ہیں۔ بلقیس ایدھی بتاتی ہیں کہ انہیں دیکھ کر بہت سے لوگوں کو ترغیب ملی اور بہت سے لوگوں نے فلاحی سروسز کا آغاز کیا ہے۔ ہر کسی کا بھلا تو ہوتا ہے، اب ہم کو کم کام کرنا پڑتا ہے، لوگ کہیں پر بھی فون کریں گاڑی آ جاتی ہے۔ عبدالستار ایدھی پاکستان کے وہ محسن ہیں کہ جنہوں نے پورے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا ہے۔ لوگ اب پاکستان کو عبدالستار ایدھی کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ کاش ہم اور بھی عبدالستار ایدھی پیدا کر سکیں۔ عبدالستار ایدھی کی وفات پر انہیں سرکاری اعزاز سے رخصت کیا گیا اور یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ پاکستانی حکومت اور پاکستانی لوگوں نے ان نام نہاد مذہبی شدت پسندوں کے فتوے بالکل رد کر دیے ہیں، اور عبدالستار ایدھی آج بھی پاکستان کے محسن ہیں اور کل بھی پاکستان کے محسن ہی رہیں گے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان کے ان ہیروز کے بارے میں جاننا شروع کر دیں تو آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ہوگا تاکہ آپ تک اس طرح کی معلومات سے بھرپور انفارمیشن پہنچتی رہے۔ اگر آپ بھی عبدالستار ایدھی کے خواب اور ایدھی فاؤنڈیشن کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی اپنے حصے کی شمع جلاتے رہنا چاہیے۔